नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और आप देखने वाले हैं यहाँ पर आरपीएफ एग्ज़ाम, ठीक है ना। आरपीएफ एग्ज़ाम के 17 मार्च को हुआ था आपका, उसकी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स का, ठीक है। और ये जो आपके क्वेश्चन होते हैं ये भाई यहाँ पर 100% ऑथेंटिक प्रश्न होते हैं और ये आपके द्वारा ही बताए जाते हैं। तो नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करिएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है, उस पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। वहाँ पे जाके आप हमें क्वेश्चन अपने बता सकते हैं, या किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट नज़र आ रहा है या करेक्ट क्वेश्चन कोई और दूसरा हो तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें, हम ताकि उस कमेंट को आपके पिन कर सकें, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि था कि दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। तो वो था आर्य समाज। और अगला क्वेश्चन था भाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आई थी, तो 25 दिसंबर सन 2000 को। अगला क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है। तो वो है 2.4%, 2.4%, ठीक है। भारत में विश्व के कुल सतही क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। अगर यहीं पर हम बात करें कि कच्छ के रण से अरुणाचल प्रदेश तक पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर कि किस संशोधन में भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो वो था प्रथम संशोधन, ठीक है। 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से जोड़ा गया था। यह अनुसूची कुछ विशिष्ट कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्रदान करती है, यानी अगर हम बात करें कि इन कानूनों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है ना। ये ऐसे विशिष्ट कानून है, स्पेशल लॉ बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर था कि पूर्वी घाट के मैदान को क्या कहते हैं, तो पूर्वी घाट के मैदान को कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच का मैदान पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहलाता है, जबकि पश्चिमी घाट का और अरब सागर के बीच का मैदान पश्चिमी तटीय मैदान यानी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहलाता है, ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी हम कह सकते हैं पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। आगे अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 था, डीपीटी का पूरा नाम, तो डिप्थीरिया, इसके बाद पटुन्सिस और टेटनस, ठीक है ना। डीपीटी का पूरा नाम डिप्थीरिया, पटुन्सिस यानी काली खांसी और टेटनस है। यह एक संयुक्त टीका है जो इन 3 बीमारियों से बचाता है, यानी जो डीपीटी का टीका है ये किसके किसके लिए यूज किया जाता है, डिप्थीरिया, पटुन्सिस और टेटनस के लिए। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो सभी को पता होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए का होता है। जटिल आणविक संरचनाएं हैं दोनों, और जो कोशिकाओं और इस प्रकार जीवों की सभी आनुवंशिक विशेषताओं को क्या करती हैं भाई, नियंत्रित करती हैं। अगला जो क्वेश्चन था यहाँ पर, दक्षिण की गंगा कौन सी नदी कहलाती है, तो वो है गोदावरी, और इसी को हम कावेरी के नाम से भी जानते हैं। गोदावरी को दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर था कि जुलाई 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों यानी पेंशन भोगियों के लिए डीए में कितनी बढ़ोतरी की गई है, तो वो की गई है 3% की, ठीक है ना। 7वें वेतन आयोग के तहत सरकार ने 16 अक्टूबर 2024 को डीए और डीआर में 3% की वृद्धि की, जिससे दोनों 1 जुलाई 2024 से 53% हो गए, यानी पहले 50% था, 3% बढ़ गया तो अब हो गया 53%। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे जुड़ा है, तो ये वित्त आयोग के गठन से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 280 है वित्त आयोग के गठन से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति इस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन करते हैं। वित्त आयोग का मुख्य मकसद क्या है, तो केंद्र और राज्यों के बीच में करों के बंटवारे पर सिफारिशें देना, और वित्त आयोग का गठन हर 5 साल में या उससे पहले किया जाता है, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत का पहला परमाणु केंद्र कौन सा था, तो वो था तारापुर ऊर्जा संयंत्र। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सपोर्ट करने का पूरा प्रयास करें हम, ताकि आपके बीच में इसी तरीके से वीडियो पहुंचाते रहें।
ठीक है। भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसे तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी TAPS के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र के तारापुर में स्थित है, जो 28 अक्टूबर 1969 को चालू हुआ था और ये प्रथम है, ठीक है ना, प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, जिनमें से एक ऑप्शन में आपके था संसद के मनोनीत सदस्य। संसद के मनोनीत सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्य विधानसभा और दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर था, 1857 के सैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूस की आपूर्ति, ठीक है ना। क्या हुआ था कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसमें ब्रिटिश सेना द्वारा सेना में चर्बी युक्त कारतूसों वाले एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल किया जाना था, ठीक है ना, जिसे जो तात्या टोपे थे उन्होंने क्या किया था, विद्रोह कर दिया था। सॉरी, मनोज पांडे ने, तात्या टोपे का नाम आ गया, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, मनोज पांडे ने, ठीक है। तो इन एनफील्ड राइफल्स को लोड करने के लिए चर्बी युक्त कारतूस को दांतों से काटना पड़ता था। यह अफवाह थी कि ये कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए थे। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी किस विद्रोह में समाप्त हुई? तो 1857 के भारतीय विद्रोह में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई भाई, समाप्त हो गई थी। 1857 के भारतीय विद्रोह या जो सिपाही विद्रोह था, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और 1858 में भारत सरकार अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन के सीधे नियंत्रण कर लिया था। अगला क्वेश्चन था कि वित्त वर्ष 2025 के लिए बजट में किस क्षेत्र में 1.48 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो वो है हमारा कौन सा, शिक्षा और रोजगार के लिए। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। इस आवंटन और इसके निहितार्थों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है। पहला पॉइंट है कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सर्वाधिक यानी 73,498 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है। अगला जो क्वेश्चन था वो था कि 1993 में संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? तो पंडित विश्व मोहन भट्ट को, ठीक है ना, बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम के लिए, अ मीटिंग बॉय द रिवर एल्बम के लिए सम्मानित किया गया था ग्रैमी पुरस्कार से। तो 1993 में ग्रैमी पुरस्कार में पंडित विश्व मोहन भट्ट को बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम के लिए, अ मीटिंग बाय द रिवर एल्बम के लिए क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। यहीं पर अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी, तो वो हुई थी 1921 ईस्वी में, ठीक है। हड़प्पा एक सिंधु सभ्यता का शहरी केंद्र था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, जो रावी नदी के पुराने तट पर स्थित है, ठीक है। 1921 में उत्खनन की जाने वाली सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा था। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर कि भारत में वित्त आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 280 के तहत। भारत में वित्त आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत की जाती है। साथ ही साथ अगर इसमें हम और जानना चाहें तो इसमें जो राष्ट्रपति है उसको हर 5 साल या उससे पहले जब वे आवश्यक समझे इस वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि 2024 में SBI का शुद्ध लाभ कितना है? तो वो है 61,077 रुपये। वित्त वर्ष 2024 में आपके बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने 61,077 करोड़ का एकल शुद्ध लाभ घोषित किया, जो वर्ष दर वर्ष 21.59% की वृद्धि दर्शाता है। अगला क्वेश्चन था कि 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जालंधर, पंजाब के जालंधर में, ठीक है। हॉकी पंजाब ने पेनल्टी शूट आउट में उत्तर प्रदेश हॉकी को 4-3 से हराकर 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती। फाइनल 19 सितंबर 2024 को पंजाब के जालंधर में ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में खेला गया। अगला क्वेश्चन था कि भारत का प्रधानमंत्री केंद्र शासन का और रिक्त स्थान प्रधान होता है, तो वास्तविक प्रधान होता है। भारत का वास्तविक प्रधान भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री शासन का वास्तविक प्रधान होता है। सही अर्थों में उसके नेतृत्व में ही शासन का संचालन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर, अभिधम्म पिटक के कुल कितने भाग होते हैं? तो वो 7 भाग होते हैं। अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक का तीसरा हिस्सा है।
और इसमें बौद्ध धर्म के गहन दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक विचार शामिल हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जुड़े रहने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को। ठीक है, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो है यहाँ पर एनालिसिस देखने को मिले और भी क्लासेस जो है वो आपको वहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।